नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म OneExam.in पर। मैं फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ इनकम फ्रॉम सैलरीज है लेकर, जो कि हमारा अगला पड़ाव है इनकम टैक्स के अंदर। आई होप मेरी पिछली क्लासेस आपके लिए यूज़फुल रही हो और लेक्चर्स जो मैंने आपके लिए लिए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आए हों। ठीक है, मैं इसी उम्मीद के साथ अगला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। राइट, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड एक तरीके से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप जिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, और सैलरी मिलने वाली है तो आपको इस बारे में नॉलेजेबल क्या बोले बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए इसके बारे में। नंबर 1 जो आपके रूटीन वर्क में काम आएगा, एंड नंबर 2 इनकम टैक्स के हिसाब से इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के हिसाब से क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड है जिसके अंदर से सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, तो आपको कुछ रेट्स है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है सैलरी हेड के, वो आपको यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे हम। और आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है इन कंपेरेटिव टू अदर्स। ठीक है भैया, तो हम चले आगे। उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर ले पिछली क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। क्या है क्विक रिवीजन में? हाउस प्रॉपर्टी हेड हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन पढ़ी थी हमने, 22 थी, उसमें बोला गया था वो बातें पढ़ी थी। नंबर 1 क्या बातें थी? क्या कि लैंड और बिल्डिंग हो प्रॉपर्टी में तो चलेगा, ओनर होना चाहिए। और तीसरी बात बोली थी किसी भी पर्पस से हो लेकिन खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस से यूज़ वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। राइट, चलो और क्या पढ़ा था? और हमने इसका कंप्यूटेशन, सर कंप्यूटेशन निकालना पड़ा था हमने। इसका कंप्यूटेशन निकालना कैसे पढ़ा था आपने? कंप्यूटेशन निकालना पड़ा था सर हमने बोला था कि सर म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो है उसमें से कंपेयर किया था, तो विच एवर बाहर आया था उसको हमने जेड कह दिया था। उसको हमने स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया था, जो बाहर आया उसको हमने रीज़नेबल रेंट कह दिया था। उस रीज़नेबल रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर किया था, और जो यहाँ पे लोअर से तो बाहर आया था और यहाँ पे जो हायर होगा उसको हमने क्या कहते थे, GAV। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, सर अगर ये SOP है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सर ये सब तो 0 0 0 0 हो जाएगा, तो ये भी तो 0 आएगा। जब 0 आएगा तो आगे का कोई लेना देना ही नहीं। मैंने कहा आपकी बात सही है, ये 0 आ गया तो NAV भी 0 हो जाएगा। राइट, NAV 0 हो गया तो 30% डिस्काउंट, वो भी डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो तो हम लेंगे। रीज़न बिंग ये तो चलो SOP है, इस बार लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन मेरी दूसरी इनकम भी तो हो सकती है ना, बिज़नेस की इनकम हो सकती है, वहाँ मुझे प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में जैसे कि बिज़नेस इनकम का 1 लाख का प्रॉफिट है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड में मुझे 20,000 का ये मिल गया मुझे, और ये हो गया मेरा लेस। तो मेरी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी वहाँ पे -20,000 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो 0 है, तो प्लस में होने का सवाल नहीं उठता। माइनस आ गया तो यहाँ पे जो मैं कैरी फॉरवर्ड और सेटअप चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस हो तो बिज़नेस के प्रॉफिट के अंदर सेट ऑफ हो सकता है, वो सेट ऑफ हो सकता है, या कैपिटल गेन होगा तो उसमें भी हो सकेगा, है ना। तो वो वहाँ पे पढ़ेंगे। क्यों निकाल रहे हैं हम इसका माइनस, तो इसका कारण मैं आपको वहाँ पे जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। ठीक है, नंबर 1 आप तो ये समझिए लॉस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सके या किसी और हेड की, दूसरे हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सके। राइट, नंबर 1 बात। और बच्चों की क्वेरीज क्या आती है मेरे सामने? मैं आपको कह रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन पूरे के पूरे पढ़ता हूँ, एक पॉइंट पढ़ता हूँ मैं, किसी को रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं हर चीज़ को कंसिडर करते हुए चलता हूँ। दूसरी बात एक बच्चों का क्वेरी थी कि सर LOP, हाँ सर LOP हो गया तो सर ये सब कैसे निकालेंगे? LOP हो गया तो ये 0 0 हमने डीम्ड LOP हो गया, तो मतलब वो है तो वहाँ उसके रिश्तेदार या घर वाले रह रहे हैं, लेकिन हमने मान लिया कि भाई 2 से ज़्यादा घर पे नहीं रह सकते, तो इसको डीम्ड LOP मान लिया। जब डीम्ड LOP मान लिया तो होगा क्या कि सर ये सब तो 0 0 होगा, क्यों रेंट तो आ नहीं रहा है, पर स्टैंडर्ड रेंट तो होगा मार्केट का। स्टैंडर्ड रेंट तो जैसे यहाँ पे 1 लाख आ गया तो स्टैंडर्ड रेंट तो मार्केट का होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रीज़नेबल हो जाएगा। समझो मेरी बात, ये रीज़नेबल हो गया। एक्चुअल रेंट 0 है तो विच एवर इज़ हायर, तो क्या हो जाएगा, गाँव यहाँ पर 0 नहीं आएगा। कुछ एक बच्चे ने मुझे बोला ये 0 आ जाएगी, 0 नहीं आएगा। इन दोनों में से हायर होगा तो 1 लाख बाहर आ जाएगा, और ये 1 लाख ही हम आपकी क्या मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। म्यूनसिपल टैक्स है तो लेस कर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, वही
NAV हो जाएगा, समझ रहे हो। 30% उसको भी देंगे हम डिडक्शन, क्योंकि जब NAV आ गया है तो उसका 30% डिडक्शन तो मेंटेनेंस और इसका देना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो और दे देंगे हम इसको, राइट। इस तरीके से LOP का भी करेंगे, डीम्ड LOP का भी, ठीक है। और भी कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर डालेगा, ठीक है। ये पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के मैंने आपको बताया था, उसमें 2 लिमिट थी, 1,499 से पहले का और 1,499 के बाद का। अगर पहले का है तो 30,000 है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर, रिनोवेशन कुछ भी हो। लेकिन अगर उसके बाद का है और यहाँ पे क्या है, रिपेयर या रिनोवेशन है, तो 30,000 लिमिट है इंटरेस्ट की, यानी इस डिडक्शन की लिमिट कितनी हो जाएगी, 30,000। और अगर ये कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन है, नया खरीद लिया, बना बनाया, तो ये कितने हो जाएगी, 2 लाख। तो ये लिमिट्स याद रखनी है आपको एग्जाम पर्पज से, ठीक है, ओके। अच्छा, एक बच्चों कह रही थी सर MCQ भी आप 3-4 क्वेश्चन इसके साथ कराते चलिए। तो भैया मैं आपको बता दूं, 3-4 क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, जैसे कि लिमिट याद रखिए, तो ये इटसेल्फ क्वेश्चन है ना MCQ। अब इसके लिए मैं क्वेश्चन बनाकर आपको सॉल्व कराऊंगा तो टाइम वेस्ट क्यों करना अपने इतना। मैंने कह दिया आपको कि 2 लाख की लिमिट याद रखनी है, 30% याद रखना है, तो इटसेल्फ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही तो है, ये क्या है, MCQ तो है आपके लिए कि भाई 2 लाख की लिमिट पे सवाल आ सकता है, 30% के ऊपर सवाल आ सकता है ना। तो आप उस चीज़ को लेकर इतना मत कीजिए कि 2 बार बच्चों किसी का कमेंट आ गया बार बार 2 वीडियो पर। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि MCQ बनाऊंगा मैं और उसको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आपका सजेशन अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है एग्ज़ाम को देखते हुए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ ना, वो इटसेल्फ MCQ ही है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार के बन सकता है, 2 लाख ऐसे पूछ लिया, 1,499 के बारे में पूछ लिया, 30,000 इसके बारे में पूछ लिया, तो आपको लिमिट याद रखनी है, वो चीज़ ध्यान रखनी है ना। आई होप इस क्विक रिवीजन के सेशन से आपकी क्वेरीज है वो भी क्या हुई हो, रिजॉल्व हुई हो। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, और किसी प्रकार का कुछ भी आपको तकलीफ़ हो तो भी कमेंट कीजिएगा, है ना। हमारी टीम आपके कमेंट्स को देखती है और उसको रिजॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश जो हमारे हाथ में होती है वो हम करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से बाहर ही होगी तो हम उसके लिए भी साफ मना कर देंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करें, हमारा रिवीजन पूरा हो गया। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले किसी भी हेड को शुरू करने से पहले उसकी क्या देखी जाएगी, चार्जिंग सेक्शन। क्या देखी जाएगी, चार्जिंग सेक्शन। तो इसकी चार्जिंग सेक्शन क्या है, सैलरी की 15 क्या है, सेक्शन 15 इसकी चार्जिंग सेक्शन है। ध्यान रखना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बता रहा हूँ। तो चार्जिंग सेक्शन कितनी है सैलरी हेड की, 15। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी की कितनी थी, सर 22 थी, ठीक है। 15 चार्जिंग सेक्शन। एक क्या है चार्जिंग सेक्शन, जो चार्ज करता है, जो गवर्न करता है इस पूरे हेड को, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नंबर 1 चीज़ बोलता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी तो सैलरी होगा भाई, सीधी सी बात है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे सैलरी हेड होगा। नहीं तो अगर बिजनेसमैन होगा दो, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में पार्टनर हो जाएंगे। और पार्टनर क्या शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो वहाँ पे सैलरी की बात नहीं आती। सैलरी की बात कहाँ आएगी, जहाँ एक कौन होगा, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को ऐसे डिनोट करूँगा मैं, ठीक है। एक होगा एम्प्लॉयर और दूसरा क्या होगा, एम्प्लॉय, जो उसके वहाँ काम करता है। तभी ये रिलेशन होगा, तभी तो ये इसको पैसा देगा। जब ये इसको इसके काम के लिए पे करेगा, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, सैलरी। बात समझ में आई, आई होप। सेकेंड, चाहे वो फुल टाइम हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो फुल टाइम हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो, तो भी हम उसकी सैलरी को कंसीडर करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है फुल टाइम होगा तभी सैलरी मानेंगे, पार्ट टाइम में सैलरी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, वो सैलरी मानी जाएगी, ओके। नेक्स्ट, तीसरी बात, चाहे वो ड्यू बेसिस पे हो या रिसिप्ट बेसिस पे हो, चाहे वो ड्यू बेसिस पे हो या रिसिप्ट बेसिस पे हो। ड्यू बेसिस पे हो या रिसिप्ट बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे कहने का मतलब क्या हुआ, आज ड्यू हुई, अप्रैल में ड्यू हुई, पैसा मिला कब, मई में। मिला कब, मई, या फिर 2 महीने बाद, जून में। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, 1-2 महीने बाद ही दे रहे पैसे सब, तो जून में मिला। तो चाहे वो आप इस अप्रैल में उसको टैक्सेबल करके चलो, चाहे आप चाहो तो रिसिप्ट बेसिस पे, यानी
जून में टैक्सेबल करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमें, हमें आपकी इनकम को सिर्फ टैक्सेबल करना है, चाहे वो किसी भी महीने के अंदर टैक्सेबल, चाहे वो ड्यू बेसिस पे करो, चाहे वो रिसीव्ड बेसिस पे करो, हमें उसको टैक्सेबल करते हुए चलना है। ये सब कौन बातें कह रहा है? ये चार्जिंग सेक्शन कह रहा है। चाहे वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, चाहे वो ड्यू बेसिस पे हो या रिसीव्ड बेसिस पे हो, पर एम्प्लॉय का रिलेशन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। हम उसको टैक्सेबल करते हुए चलेंगे। चौथा पॉइंट इसी में आ गया। अब क्या हुआ कि किसी को मिली एडवांस सैलरी, क्या मिली? एडवांस सैलरी। अच्छा, एडवांस मिल गई, यही वाले एग्जांपल देखिएगा, अप्रैल और जून का एडवांस मिल गया, यानी जून की भी अभी दे दी अप्रैल में। जब अप्रैल में जून की भी मिल गई, एडवांस होगी, तो हम रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल कर देंगे उसको। समझो मेरी बात? ड्यू तो होनी है, लेकिन रिसीट पे हम उसको टैक्सेबल करते हुए चलेंगे। और किसी को अरियर हो गया, अरियर यानी अभी वाला एग्जांपल है, अप्रैल में की नहीं मिली और जून में एक साथ मिल गया, तो ड्यू तो हो गई है, रिसिप्ट कब हुई है? जून में, तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल करते हुए चलेंगे कि भाई ड्यू तो होगी है, टैक्सेबल तो होगी है, रिसिप्ट चाहे आपको 2 महीने बाद मिली हो, 2 महीने बाद मिली हो। समझो मेरी बात? तो एडवांस सैलरी हो या अरियर ऑफ सैलरी हो, वो भी टैक्सेबल होगा और उसको भी टैक्सेबल करते हुए चलेंगे। ये सारी बातें हमें कौन बोलता है? चार्जिंग सेक्शन बोलता है। क्या कौन बोलता है? चार्जिंग सेक्शन बोलता है, ठीक है। अब एक छोटी सी मीनिंग समझ लेते हैं हम। मीनिंग किसकी? मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी की मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर, लॉ के अंदर मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले लिखा ही ये गया है, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स है। नंबर 1 वेजेस, सैलरी में तनख्वाह हो या वेजेस हो, किसी भी नाम से पुकार सकते हो। पेंशन, पेंशन भी सैलरी के अंदर आएगी। जो पेंशन मिलती है आपको, चाहे रिटायरमेंट के बाद हर मंथली मिले, चाहे आपको रिटायरमेंट के साथ एक स्मूथ पैसा मिल जाए, तो भी वो पेंशन भी किसके अंदर आ जाएगी? किसके अंदर आ जाएगी? सैलरी के अंदर आ जाएगी। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का मतलब होता है एक ग्रेटिट्यूड देना। एक ग्रेच्युटी, जब आदमी रिटायर हो जाता है किसी जॉब से, तो एम्प्लॉयर क्या कहता है? एम्प्लॉयर कहता है कि आपने हमारे यहाँ 15 साल 20 साल की सर्विस की, इसके लिए हम एक अमाउंट आपको देते, एक अमाउंट हमारी तरफ से ग्रेटिट्यूड आपको पेश करते, तो उसको बोला जाता है ग्रेच्युटी। और वो हो सकता है 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसे भी कंपनी, जैसा उसका पोस्ट, जैसे उसका ओहदा, ठीक है। तो वो ग्रेच्युटी भी क्या हो जाएगी? रिटायरमेंट के टाइम मिलने वाली, वो भी सैलरी मान के वो चलेंगे। यानी सैलरी मानेंगे मतलब, समझ रहे हो मेरी बात? सैलरी मानेंगे मतलब टैक्सेबल होगी, सैलरी मानेंगे मतलब इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, राइट। और एनी फीस, किसी तरीके की सैलरी के अलावा कोई फीस दी आपको, या कोई कमीशन दिया, बोनस दिया, परक्यूजिट्स दिया। ये क्या है परक्यूजिट्स? ध्यान रखिएगा हिंदी वीडियो वाले। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स का मतलब हुआ किसी तरह की फैसिलिटीज़ देनी। क्या देनी? फैसिलिटीज़ देनी, यानी पैसा नहीं देकर उसको क्या दे देना? फैसिलिटीज़ दे देना। पैसा नहीं देकर उसको क्या दे देना? फैसिलिटीज़ दे देना। या कोई अलाउंसेस दिया। अलाउंसेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अलाउंसेस का मतलब हुआ भत्ता। क्या हुआ? भत्ता। यानी यहाँ पर क्या देंगे? पैसा देंगे। यहाँ पे क्या देंगे? पैसा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को दिया कि भाई अच्छा ओहदा है, ऑफिसर रैंक का आदमी है, तो उसको बोल दिया कि आपको क्या दिया जाएगा? आपको एक कुक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कुक दिया जाएगा, जो आपके घर पे आएगा और आपके खाना वाना बनाएगा और इस तरीके से। तो ये कुक देना क्या है? ये देना फैसिलिटी दी उसको। क्या दी? फैसिलिटीज़। तो ये किस में कवर हो जाएगा? ये कवर हो जाएगा परक्यूजिट्स के अंदर। लेकिन अगर बोला कि भाई आप अपने लेवल पे कुक लाओ और हम आपको क्या दे देते? पैसे दे देते 2500 रुपये पर मंथ के लिए, एक कुक का पैसा दे देते, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके लिए अलाउंसेस। एक तरीके से भत्ता दे दिया आपको, कि कुक का भत्ता दे दिया। अब आप चाहे खुद बनाओ खाना, या किसी को लेकर आओ, या सस्ते में लेकर आओ, महंगे में लेकर आओ, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको पैसा दे दिया। समझे मेरी बात? तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, भत्ता और परक्यूजिट, ठीक है। अलाउंसेज और परक्यूजिट्स, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसके ऊपर काफ़ी चलेगी। काफ़ी परक्यूजिट्स है सैलरी के अंदर, जो कितनी टैक्सेबल होगी, कितनी एग्जाम्प्ट होगी, कितनी छूट दे रखी है इनकम टैक्स के अंदर। और काफ़ी अलाउंसेस है, उसके अंदर भी कई तरह की लिमिट्स है जिसमें हमें छूट दे रखी है इनकम टैक्स के अंदर। हम वो पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। परक्यूजिट्स अलाउंसेस के बाद आता है किसी प्रकार का प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। कहने का मतलब सैलरी की एवरेज में किसी प्रकार का प्रॉफिट दे दिया। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है और ये है, इसको बोल दिया कि भैया तू ये काम कर ले, तेरा कमीशन एक्स्ट्रा है, तो कमीशन सैलरी में आ गया। फिर बोल दिया कि देख तेरी सैलरी तो फिक्स है, लेकिन सैलरी नहीं देके मैं तुझे क्या देता हूँ, मेरा जितना टर्नओवर होगा उसका 2% तेरे को क्या दे दूँगा? प्रॉफिट दे दूँगा। तो मतलब कुल मिलाए सैलरी के नाम पर आप क्या दे रहे हो? प्रॉफिट दे रहे हो।
देनी तो आपको सैलरी थी उसको, उसके नाम पर आप उसको प्रॉफिट में 2% हिस्सा दे रहे हो, या 2% उसको क्या बोल रहे हो, जितना भी टर्नओवर का उसका 2% मैं आपको पैसा दे दूंगा, वही तेरी सैलरी हो जाएगी आज से, ये मान लेना। तो यहाँ पे क्या करो, आप सैलरी को बचाने के लिए प्रॉफिट दे रहे हो इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब सैलरी की जगह, सैलरी की जगह आप क्या दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये भी हम क्या मान के चलेंगे, वो भी सैलरी मान के ही चलेंगे, ताकि आप सैलरी का घपला ना करें और यहाँ पे ये एम्प्लॉय को क्या हो जाए, ये टैक्सेबल ना हो, इसलिए कर रहे हो। नहीं तो क्या करते पता है सारे एम्प्लॉय, जैसे आप सैलरी वैलरी मत दो, आप ये बता दो कि आप 2% 1% ऐसा कोई भी प्रॉफिट दे दो हमें। इससे क्या होगा, अगर हमारे इनकम टैक्स के अंदर सैलरी हेड के अंदर कुछ भी इनकम नहीं आएगी, क्योंकि सैलरी नहीं, अगर मीनिंग में डेफिनेशन में नहीं आ रही तो फिर हेड के अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये भी चीज़ डाल दी कि प्रॉफिट लिया अगर आपने इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा और सैलरी मानते हुए उसको भी चलेंगे, ठीक है। फिर एक बात आती है लीव एनकैशमेंट। क्या आती है, लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट का मतलब लीव यानी छुट्टियाँ, उसका एनकैशमेंट यानी उसको कैश में बदल देना। कहने का मतलब हर एम्प्लॉय को छुट्टियाँ मिलती, ईयरली क्या मिलती है, छुट्टियाँ मिलती है, हॉलीडेज़ मिलते हैं, लीव मिलती है, एक फ़िक्स लीव मिलती है, चाहे कैजुअल लीव बोल दो या ऐसे बोल दो। अगर वो एम्प्लॉय उस लीव्स को नहीं लेता है, उस लीव्स को, जैसे 1 साल की हमें मिल गई 30 छुट्टियाँ, और ये 30 छुट्टियाँ मैं नहीं लेता हूँ, और ये मैं अपने पूरे रिटायरमेंट टाइम तक 20 साल की मैंने सर्विस की, और इस 20 ईयर्स के अंदर मैंने छुट्टियाँ टोटल ली 100। कितनी ली, 100। एक्चुअल में मेरे पास छुट्टियाँ कितनी थी, 20 × 30 कितनी हो गई, 600 छुट्टियाँ थी, पर मैंने ली कितनी, 100। यानी इन 500 छुट्टियों का क्या, 500 छुट्टियाँ मैंने एक्स्ट्रा कवर किया, जो कि मैं चाहता तो छुट्टी ले सकता था, दूसरे एम्प्लॉय ने ली है लेकिन मैंने नहीं ली है, तो ये मेरी अनरियलाइज्ड लीव होगी। क्या होगी, अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड मतलब रियलाइज़ नहीं की मैंने, रिलीज़ नहीं की, और मेरी क्या ये छुट्टियाँ पेंडिंग थी, लेकिन इन 500 दिनों में मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया है। तो एम्प्लॉयर कहता है कि जो आपने एक्स्ट्रा वर्क किया आपको छुट्टी होने के बावजूद, तो हम उसका भी आपको पे करेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और जब आप रिटायर होंगे तो हम आपको इस लीव को, इसको भी एनकैश करके देंगे और इसका भी पैसा आपको देंगे। तो वो भी क्या माना जाएगा, सैलरी का हिस्सा माना जाएगा, और वो भी टैक्सेबल होगा, वो भी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। समझे मेरी बात, समझे। और एक लास्ट समझ लो आप, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं है, एक फ़ंड है, उस फंड के अंदर एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है। उस फंड के अंदर क्या होता है, सीधा सा सिस्टम है, अगर आपकी 10,000 सैलरी है, इस 10,000 में से 1,000 रुपये आपका काटा जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा और वो जमा कराया जाएगा आपके लिए। ये फ़ंड है, ये एम्प्लॉय का फ़ंड है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर का नहीं है, आपका ही फ़ंड है। इसके अंदर 1,000 जमा होगा, खाली 1,000 जमा नहीं होगा, जितना पैसा आपका काट के इसके अंदर जमा होगा उतना का उतना एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से पैसा जमा करवाएगा। तो टोटल आपके कितने जमा हो गए, 1,000 तो आप में से कटा, यानी आपको तनख्वाह मिलेगी 9,000 रुपये। 1,000 आप पूछोगे कहाँ गया, तो कि हमने काट के, ये रूल है, और हमने काट के आपका पीएफ के अंदर जमा करवा दिया। लेकिन खाली 1,000 नहीं करवाया, 1,000 जितना आपका काट के करवाया उतना एक्स्ट्रा मैंने अपनी जेब में से भी दिया है। तो एक्चुअल में इसकी सैलरी 10,000 नहीं है, इसकी सैलरी कितनी है, 11,000 है। कितनी है, 11,000, क्योंकि 1,000 अपनी जेब में से एम्प्लॉय ने दे दो, ये भी तो उसी को फ़ंड तो उसी का ही है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाना तो उसी के पास है। तो ये 2,000 जमा हो गए। इसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। क्या मिलेगा इसके ऊपर, इंटरेस्ट, ब्याज भी तो मिलेगा, वो ब्याज भी तो एम्प्लॉय का होगा। समझे मेरी बात। तो इसको बोलते ही, जो 1,000 उसका काट के जमा कराया, इसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन। और इस 1,000 को बोलते हैं हम एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। पीएफ पढ़ाऊँगा मैं आगे, जब मैं इस चीज़ को याद रखना, आप यहाँ पे समझ लो, और इसी चीज़ को आगे याद रखना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको ब्याज मिलेगा, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप पीएफ समझ में आया होगा, प्रोविडेंट फंड का स्कीम क्या है, सिस्टम क्या है, ठीक है। आई होप सैलरी की मीनिंग आपको समझ में आएगी। आई होप ग्रेच्युटी आप समझे होंगे, पेंशन आप समझे होंगे, पेंशन को आप जानते हो, लीव एनकेशमेंट आप समझे होंगे, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, परक्यूजिट अलाउंसेज, ये सारी बातें आप समझे होंगे, क्योंकि आगे ये सारी बातें आने वाली है। आप यही समझ गए होंगे तो अच्छा रहेगा, आगे भी इनके बारे में क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करें हम। तो सैलरी का मतलब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सैलरी तो टैक्सेबल होगी। अब बात करते हैं कुछ अलाउंसेज। किसकी बात करते हैं हम, अलाउंसेस की बात करते हैं। क्या बोलते हैं इनको,
पत्ते, मैंने कहा मेरी हिंदी सही नहीं है, पहले क्या दूंगा मैं, कोई इसमें कमी मत निकालना यार, तुम कमी निकालोगे तो मैं हिंदी लिखना बंद कर दूंगा, है ना। और हंसना हो तो अंदर ही हंसना, ऊपर ऐसे ज़ोर से मत, कमेंटों में मत हंस देना, ठीक है। बत्ते इतना आधा है भाई, देख लेना अपने हिसाब से, इसलिए तो मैं हिंदी नहीं लिखता यार। चलो अलाउंसेज, बत्ते, ठीक है, ये बत्ते, आई होप ये सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। चलो अलाउंसेज यानी बत्ते। सैलरी के अंदर कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं जो आपको बार बार मिलते हैं। अलाउंसेज में क्या क्या आ गए, जैसे ग्रेचुइटी आ गई, ये भी अलाउंसेज में आ गया, ठीक है। पेंशन हो गया, एचआरए हो गया, एचआरए को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। लीव एनकेसमेंट हो गया, इन सबको अपन बत्ते मानते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इन सबको क्या मानते हुए चलेंगे, अलाउंसेज। इसी के अंदर इसको समझते जाएंगे कि भैया ये कितना मिला, जैसे ये 5 लाख मिला, कितना टैक्स 15 लाख मिला, कितना टैक्सेबल है और कितने की छूट दे रखी है। बस 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, इसकी लिमिट कितनी है, मिला कितना, कितना टैक्सेबल है और कितने की छूट दे रखी है, बस। और मेन क्वेश्चन बनेगा जो बनेगा एग्जाम्पशन का, कि भाई इसकी छूट की लिमिट कितनी है। ग्रेचुइटी की याद रखनी है, पेंशन की याद रखनी है, एचआरए की याद रखनी है और लीव एनकेसमेंट की याद रखनी है, बस बात खत्म। एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का भी है, बात खत्म। आपको कोई चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की डरने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ इसके अंदर कवर हो जाएगी और क्वेश्चन बनेंगे इसी के ऊपर। फिर से मैं वो मैडम, कमेंट वाले मैडम, उनको बता दूं मैं फिर से बार बार कि भैया ये वापस बता रहा हूँ, एमसीक्यू में इसी में से बनेंगे, ठीक है ना। इनकी लिमिट के अंदर से एमसीक्यू बनेंगे। ये अभी तक तो जो होते हैं ना, इसमें सवाल नहीं बनेगा। सवाल तो ये बन सकता है कि इसकी चार्जिंग सेक्शन क्या है, 15 चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा ये सब समझने वाली बात थी, इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जो आगे बढ़ाने जा रहा हूँ उनसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो अलाउंस से स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं HRA, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, ओके। HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। HRA क्या बोलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये होता क्या है, ये होता ऐसा है कि जैसे कि आप यहाँ पे आप गए, मुंबई गए फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मुंबई आपकी जॉब लग गई और मुंबई आपको पोस्टिंग दे दी। मुंबई पोस्टिंग देने की वजह से आप वहाँ पे गए, आप वहाँ पे रूम लिया, आपने घर लिया और आप वहाँ रहने लगे। अब क्योंकि उस जॉब की वजह से आप वहाँ रह रहे हो, तो कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो बोलेगा कि हम आपको क्या देते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बाहर रह रहे हो, हमारी जॉब की वजह से आप बाहर आए हो, बाहर रह रहे हो, किराया पे कर रहे हो वहाँ पे, तो हम आपको देंगे हाउस रेंट अलाउंस। जो हाउस का रेंट आप दे रहे हो उसका अलाउंस, उसका भत्ता हम आपको देते हैं। और आप जो बाहर कितने में भी रहो, बोले आप फ्री में रहो, फुटपाथ पे सो, हमें मतलब नहीं, हम आपको HRA देते हुए चलेंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 पर महीने, यानी आपकी सैलरी 50,000 है, हम आपको 60 देंगे। ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा किस लिए देंगे, ताकि आपका रेंट वेंट का इसका खर्चा भी हम क्या कर सके, हम इसका भत्ता दे देते हैं आपको, और ये आपका खर्चा भी चल सके। समझे मेरी बात। तो HRA मतलब समझे होंगे आई होप। तो HRA का मतलब ये होता है, ठीक है। एक तो होता है HRA जिसमें भत्ता देते, एक होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन दे देते। रेंट फ्री एकोमोडेशन यानी आपको घर ही दे दिया कि भैया कंपनी का घर है, कंपनी का क्वार्टर है और आपको यहाँ रहना है, तो जहाँ पे घर दे दिया हो उसको बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। और ये रेंट फ्री एकोमोडेशन एक तरीके से क्या होगी, फैसिलिटीज़ होगी। और फैसिलिटीज़ होते कहाँ चली जाएगी, परक्यूजिट्स के अंदर। क्या बोलते हैं उनको, परक्यूजिट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे HRA नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब जब आपको घर ही दे दिया तो फिर बाहर रेंट देने का ज़रूरत नहीं, और ज़रूरत नहीं तो हम आपको अलाउंसेस भी नहीं देंगे, ठीक है। HRA तो देखिएगा HRA का क्या सिस्टम है। HRA का सिस्टम है, ये सारे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ये सारे इनके अंदर जो छूट, जो एग्जाम्पशंस दी गई है, जो एग्जाम्पशंस आपको दी गई है, वो एग्जाम्पशन दी गई है सेक्शन 10 के अंदर। कहाँ दे रखी है, सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्पशन दे रखी है। और एक सेक्शन 10 का जो एग्जाम्पशन सेक्शन 10 है, उसका वीडियो भी मैंने ऐप के अंदर डाल दिया है। जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो भी मैंने उसका डाल दिया है। वीडियो तो नहीं है, हैंड रिटन नोट्स है, और वीडियो भी अवेलेबल हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप जाओगे सेक्शन 10 और 10AA का मेरा वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो उसको भी रेफ़र कर सकते हो। लेकिन एग्जाम पर्पज से इतना नहीं, जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन 10 के जो टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे लेते हुए चलूँगा। तो वो नहीं भी देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। और किसी को देखना है तो आप जाके वो भी देख सकते हो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे हैंड रिटन नोट्स है, चाहे बेसिक कंसेप्ट्स के हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी के हो, चाहे ये रेजिडेंशियल स्टेटस के हो, ये सारे मैंने डाल रखे हैं
ऐप के अंदर, तो आप वहाँ पे नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, चलो HRA एग्जाम्शन दे रखे हैं, सबकी एग्जाम्शन, चाहे HRA हो, चाहे ग्रेच्युटी हो, चाहे पेंशन हो, सबकी एग्जाम्शन सेक्शन 10 के अंदर दे रखी है। ठीक है, अब हमें एग्जाम्शन पे फोकस करना है, उसकी सेक्शन पे फोकस नहीं करना है। चलो HRA का एग्जाम्शन क्या है? HRA का मतलब ये हुआ कि चलो फॉर एग्जांपल आपको मिला, HRA मिल गया आपको 10,000 रुपये पर महीने, कितने? 10,000 रुपये पर मंथ। तो सालाना कितना हो गया आपका ये HRA? सालाना हो गया सर 1,20,000 रुपये हमें HRA के रूप में मिल रहा है। तो ये 1,20,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल है। एक बात तो समझ ही लीजिए, एक बात गांठ बांध लीजिए यहाँ पे, इम्पोर्टेंट मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट कि एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला हो, कुछ भी मिला हो, सबका सब टैक्सेबल है, सबका सब टैक्सेबल है। चाहे 1 रुपया भी दिया हो एम्प्लॉय ने, चाहे उसने फ्री का आपको क्या मोबाइल रिचार्ज भी किया हो आपका, तो भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। हाँ, उसमें से हम कुछ क्या देंगे आपको? एग्जाम्शन देंगे, वो एग्जाम्शन हम भरते हैं। अब जैसे HRA दिया 10,000, तो 1,20,000 क्या है? टैक्सेबल है। 1,20,000 HRA के नाम पर पूरा का पूरा 1,20,000 क्या है? टैक्सेबल है। लेकिन लेस इसमें से कुछ एग्जाम्शंस है, इसमें से अंदर क्या है? अंडर सेक्शन 10 के अंदर क्या है? कुछ एग्जाम्शन है। वो एग्जाम्शन कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को पढ़ना है और उसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्शन कैलकुलेट करने का बहुत अच्छा इसका एक तरीका है, इसकी एक लिमिट है, वो लिमिट हम पढ़ लेते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लिमिट हम पढ़ लेते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1 सबसे पहले ये बोलता है, अगर सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, चेन्नई है ना, चेन्नई मैं गया नहीं चेन्नई कभी, तो ये चेन्नई। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई, ये DMC के ऐसे याद रख सकते हो ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर ये सिटीज़ है और वहाँ आप रह रहे हो और वहाँ आपको HRA मिल रहा है, तो आपकी लिमिट ये होगी, या ऊपर लिख लेता हूँ, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या हुआ? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या? इनमें से सबसे कम वाला, सबसे कम अमाउंट, यानी 3 अमाउंट लिख रहा हूँ, 3 अमाउंट में से सबसे कम वाला जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो अमाउंट बाहर आ जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कहता है अगर HRA अगर आप DMC के यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में रह रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा? तो आपको ये लिमिट रहेगी। और अदर कंट्री, अदर सिटीज़ हो गया आप, क्या हो गया? अदर सिटीज़, तो ये लिमिट रहेगी। क्या लिमिट है? सबसे पहली बात है एक्चुअल रिसीव्ड, जो आप अमाउंट एक्चुअल, अभी क्वेश्चन कराऊंगा फिर थोड़ा समझाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ। एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट, वो नंबर 1। नंबर 2 हमारे सामने आ गया कि रेंट पेड, जो आप रेंट पेड कर रहे हो वहाँ पे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो आपकी सैलरी है उसका 10% या रेंट पे करो, ये कैलकुलेशन। तीसरी बात हमारे सामने आती है 50% ऑफ सैलरी, आपकी जो सैलरी है उसका 50%। एक बार यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एक्चुअल रिसीप्ट लिख लेते हैं। दो अभी समझाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरी बात, बस यहाँ पे जो 50% है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40%, 40% ऑफ सैलरी, यानी फ़र्क इन दोनों में इतना ही है, 40 और ये 50 है। क्या है समझिएगा मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल इस किसी की सैलरी है, मिस्टर एक्स है ये, इसकी सैलरी है 5 लाख रुपए। कितनी है? सालाना, पर एनम की बात करेंगे सैलरी की, हमेशा मंथली बात नहीं करेंगे। 5 लाख, ठीक है। इसको HRA मिल गया 5,000 पर महीने के मिल रहा है, तो पर एनम पर मंथ है ये, तो पर एनम कितना हो जाएगा? 60,000 पर एनम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये दिल्ली में रहता है, तो कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 एक्चुअल रिसीप्ट, एक्चुअल कितना रिसीप्ट हुआ कि सर 60,000। नंबर 2 रेंट पेड, अच्छा एक्चुअल में ये 5,000 रुपये इसको मिल रहा है ना, ये किसी खोली में रह रहा है और उस खोली का रेंट देता है ये 3,000 रुपये पर मंथ, 3,000 रुपये पर मंथ। तो 3,000 मंथ के हिसाब से ईयरली कितना हो गया? 36,000। तो रेंट पे कितना किया इसने? 36,000 माइनस रेंट पेड आ गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी कितनी है? 5 लाख,
तो 10% कितना हो जाएगा 50,000, कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। ये या तो माइनस में आ जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5,000 नहीं करके इसको कर लेते हैं 6,000, है ना। हाँ, इसको 6,000 कर लेते हैं। 6,000 करने से ये 72,000 हो जाएगा। ये 72 हो गया तो यहाँ पे भी 72 लिख देते हैं, ठीक है। और इस बेचारे को कर देते 5,000 रुपये, यानी 6,000 तो एचआरए मिल रहा है लेकिन वो पे कितना कर रहा है 5,000 ही कर रहा है, ठीक है। 5,000 करते ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, और 10% ऑफ सैलरी यानी 50,000। तीसरी बात 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी यानी कितना हो जाएगा 2.5 लाख। 5 लाख का ये 5 लाख है ना, इसका 50%, ठीक है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन तीनों में से लीस्ट यानी सबसे कम वाला अमाउंट, सबसे कम वाला आपको दिख रहा है कौन सा, यहाँ 10,000 लिख लेता हूँ। सबसे कम कितना है कि सर 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,20,000 में से 10,000 लेस कर दो, बचा कितना 1,10,000। ये 1,10,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। समझो मेरी बात, समझ में आई बात। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी हमारी। आई होप एचआरए का पूरा सिस्टम समझ में आया होगा, एचआरए की कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। और एचआरए का कोई क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन एमसीक्यू इस तरीके से नहीं आना है कि इसका कैलकुलेशन करो, एमसीक्यू इसी तरीके से आना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कंसेप्चुअल ये चीज़ें क्लियरिटी आ जाए कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। कोई दूसरा एग्ज़ाम दो तो वहाँ पे भी आपके लिए क्या हो जाएगा ये इजीली काम आ जाएगा। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखो, यहाँ पे लिमिट्स पूछी जाएगी आपको, और लिमिट्स ये है 10% 50% फॉर द डीएमसी के और 40% फॉर द सैलरी, यानी ये आपको याद रहनी चाहिए। बस मुद्दा यही है, आपको याद ये रहनी चाहिए इतना बॉक्स, ठीक है। आई होप ये बात समझ में ही होगी। आगे चले, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आपको मैं अलाउंसेस लिखवाते जा रहा हूँ, तो देखिएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके एजुकेशन अलाउंसेस है। सीधी लिमिट है 100 पर मंथ रुपीज़, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे का पर मंथ। अरे मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ये ध्यान रखना। कितना 2 बच्चों के लिए मिल सकता है मैक्सिमम। उनके पढ़ाई के लिए जो अलाउंसेस दिया गया है उसका एग्जाम्शन लिमिट क्या है 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय के 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों का पैसा एजुकेशन अलाउंसेस उसको उसका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो जितना दे रहा है वो तो टैक्सेबल है ही है, क्योंकि अपना गोल्डन रूल क्या है, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला हो वो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल। लेकिन कुछ एग्जाम्शन हम दे सकते हैं, हम 100 रुपये तक उसको एग्जाम्शन दे सकते हैं। यानी 2 बच्चे हैं उसके, 2 बच्चे हैं 100 रुपये पर बच्चे, 2 और महीने हो गए 12, तो ये कितना हो गया 1200 2400 रुपये तक का हम उसको क्या दे सकते हैं एग्जाम्शन दे सकते हैं। 3 बच्चों का, तीसरे बच्चों का नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात हॉस्टल एक्सपेंडिचर कह दे या हॉस्टल अलाउंस कह दो, ठीक है। ये हॉस्टल अलाउंस ये भी भत्ता मिलता है, तो इसका मैक्सिमम कितना है हॉस्टल अलाउंस के रुपीज़, हॉस्टल के लिए मिलने वाला रुपीज़ 300 पर मंथ पर चाइल्ड। वही वाली बात, ऊपर कितना था 100 रुपये था एजुकेशन के लिए, यहाँ पे कितना है मैक्सिमम, यहाँ पे भी 2 चाइल्ड, 2 बच्चे 2 चिल्ड्रन के लिए मिल सकता है 300 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रन, 300 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रन, ठीक है। तीसरी बात, एक चौथी आपको अलाउंस से याद रखना है, वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। क्या है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को। देखिएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन बिटवीन रेजिडेंस टू जो भी आपकी ड्यूटी प्लेस है। कहने का मतलब जो घर से लेकर ड्यूटी प्लेस तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जो ट्रांसपोर्ट लगता है उसका अलाउंसेज है, वो भी आपको मिल सकता है, और वो है 3200 रुपीज़, 3200 रुपये है
वो पर मंथ 3200 रुपये पर मंथ। जो बस में आप जाते हो ना, उसके अलाउंस में मिलता है, उसका भी एग्जाम्पशन है, 3200 रुपये पर मंथ है। लेकिन ये किसको अलाउ है? ये अलाउ है उनको जो कि क्या है, ब्लाइंड है, अंधे है, डीफ है, सुन नहीं सकते हैं, डम है, थोड़े से बोल भी नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। और क्या है, और वो क्या है, हैंडीकैप्ड है। क्या है वो? हैंडीकैप्ड है। तो इन लोगों के लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सवाल आ चुका है एक बार एमसीक्यू। तो 3200 रुपये ऐसे लोगों के लिए जो ब्लाइंड है, डीफ है, डम है, हैंडीक्राफ्ट है, और उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए 3200 रुपये एग्जाम्प्ट है। और वो कब? रेजिडेंस से लेके ड्यूटी प्लेस तक जाने के लिए। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होगी आपको। मैंने कहा था ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मे बी अगर क्लास लंबी हुई तो 2 पार्ट में कर देंगे, अगर क्लास छोटी रही तो इसी में निपटा देंगे, ठीक है। चलो आगे लेते हुए चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी पढ़ लेते हैं। अब क्या है ग्रेच्युटी? आपको बताया था मैंने क्या होता है। जब रिटायरमेंट के टाइम एक साथ आपने जो काम किया उसके लिए सेवानियुक्त हुए, उसके लिए एक तरीके से इनाम, अवार्ड, रिवॉर्ड जो भी कह दो वो दिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी, ठीक है। तो ग्रेच्युटी की लिमिट्स पढ़ते हैं। ग्रेच्युटी 2 प्रकार का होता है, होता तो एक प्रकार का ही है लेकिन उसको बांटा गया है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो आप बनने वाले हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ग्रेच्युटी, तो वो है भैया, याद रखिएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सवाल ऐसे ही आएंगे एमसीक्यू कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए मिला, बताइए इसका नीचे से टैक्सेबल अमाउंट क्या है? तो ABCD लिखा होगा, तो वहाँ पे ध्यान रखना नील होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ग्रेच्युटी फुल्ली एग्जेम्प्ट, यानी वो नहीं होगा टैक्सेबल। और अदर्स लिख रहा हूँ यानी नॉन गवर्नमेंट, ध्यान रखना। तो उसमें 2 बातें देखेंगे हम। नंबर 1 देखेंगे क्या वो कवर्ड, नंबर 1 क्या देखेंगे? कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड है, या वो क्या है, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये क्या है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, ग्रेच्युटी के लिए बना हुआ है, उसमें क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो इतना देने क्वेश्चन में दे रखा होगा, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है या नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। अगर ये है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट जो विल बी एग्जेम्प्ट, यानी नीचे दिए हुए जो भी अमाउंट है उस अमाउंट में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो नंबर 1 क्या है? एक्चुअल रिसिप्ट। AR लिख रहा हूँ जब तो मतलब क्या होगा? एक्चुअल रिसिप्ट, जितना ग्रेच्युटी मिला है। नंबर 2, इसकी एक लिमिट है ग्रेच्युटी की 20 लाख रुपए। सवाल, अब मज़ेदार बात बताओ, सवाल खाली यही आता है कि ग्रेच्युटी की लिमिट लेटेस्ट क्या है, तो आपका आंसर होगा 20 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन हमें पूरी चीज़ें पढ़ते हुए जाना है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हमें यहाँ आना है, हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है और फुल्ली एग्जेम्प्ट करवाना है अपनी खुद की ग्रेच्युटी को, ठीक है। तीसरी बात, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट में सैलरी ली गई है सबसे लास्ट रिटायरमेंट के टाइम, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज, कितने साल सर्विसेज की वो उसमें लिया जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे राउंडेड ऑफ। क्या लिख देंगे? राउंडेड ऑफ। कहने का मतलब, अगर कोई सर्विस करता है, नंबर ऑफ सर्विस 25 साल 7 महीने, तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे? 26। राउंडेड ऑफ का मतलब 7वां महीना 6 महीने के ऊपर हो गया, यानी उसको अगले महीने के अंदर काउंट, 25 में 7 महीने है तो अगले महीने के अंदर काउंट कर देंगे। समझो मेरी बात? तो हमें याद क्या रखना है कि ग्रेच्युटी में कवर्ड है या नहीं। दूसरी बात, अदर्स वालों के लिए देखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदर्स है तो ये देखना है कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है या नहीं। अगर है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट, उसमें AR एक्चुअल रिसिप्ट। नंबर 2, लिमिट कितनी है? 20 लाख। नंबर 3, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट में रिटायरमेंट से जस्ट पहले जो सैलरी मिली थी वो सैलरी का अमाउंट, और कितने साल आपने सर्विस की है, ठीक है। सेम का सेम यहाँ पे भी इतना लिख रहा हूँ मैं ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बाकी आप समझ जाना, आगे की लाइनें ये सेम लाइन है ना, समझ जाना, ये लाइनें सेम है यहाँ पे। नंबर 1 वही एक्चुअल रिसिप्ट, कोई चेंज नहीं इसमें। नंबर 2 वही लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपीज़, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नंबर 3 में जाके चेंज हो जाएगा,
नंबर 3 में जाके बोलता है 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। जो लास्ट रिटायर हुआ उससे 10 महीने पहले के पकड़ लो, उन 10 महीनों की एवरेज, यानी 10 महीनों को ऐड कर लो सैलरी और डिवाइड बाई 10 कर दो। तो जो एवरेज सैलरी है वो उसका 1/2 इंटू वही ईयर्स ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे आएगा कंप्लीटेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब ये हुआ कि कितनी साल, जैसे कि यहाँ 25 साल सैलरी और 9 महीने भी हुए, 25 साल और 9 महीने काम किया तो भी वहाँ पे आएगा कितना? 25 साल ही आएगा। 9 महीने को हम क्या करेंगे? इग्नोर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ क्या? कंप्लीटेड। समझो मेरी बात? तो ये हो गया ग्रेचुइटी आपका कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक ग्रेचुइटी का मामला है। ऐसे कैसे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कितना? 5वां 6ठा। याद रखना इंपॉर्टेंट MCQ बनेगा 20 लाख के ऊपर, ये ध्यान रखना। 6th पॉइंट ये की बात करते हैं पेंशन की। किसकी बात कर लेते हैं? पेंशन की, राइट। तो पेंशन में भी 2 बातें, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट नहीं, वो तो बाद में आएगा। एक और इसमें कंसेप्ट आता है कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। कम्यूटेड और अनकम्यूटेड का मतलब ये हुआ, उसको बोलते हैं हिंदी में मिलाना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझेगा मेरी बात, है ना। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, लिखा है कम्यूटेड लेकिन मैं समझा हिंदी में रहा हूँ ना, तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो के लेक्चर पे और मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। कम्यूटेड का मतलब ये हुआ और अनकम्यूटेड का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो पेंशन होती है 2 प्रकार की। पेंशन मिली, फॉर एग्जांपल मुझे मिल रही है 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन, या किसी एम्प्लॉय को 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं पेंशन के अंदर, या तो हर महीने 10-10 हज़ार रुपये लेते रहो जब तक आप जीवित हो तब तक, या क्या करता है कोई कई तरीके के लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे उनकी बच्ची की शादी, पोती की शादी हो गई, या किसी तरह की बीमारी हो गई, या कुछ भी हो गया, या उनको पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो बोलते हैं कि साहब ये 10,000 रुपये पर मंथ है ना, इसको नहीं देकर आप एक काम कीजिए, मुझे आप इसका 50% कितना 50% कम्यूटेड कर दीजिए। इसका कम्यूटेड कर दीजिएगा मतलब समझ रहे हो? कम्यूटेड कर दीजिएगा मतलब अब मुझे आगे 5,000 पर महीने ही देना है। कितना देना? 5,000 पर महीने। लेकिन ये जो बाकी के जो 5,000 है ना, वो एक साथ इकट्ठा करके मुझे अभी दे दो। बाकी के सारे 5,000 रुपये मुझे एक साथ इकट्ठा करके अभी दे दो। तो गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है, वो अपना कैलकुलेशन करती है, और कैलकुलेशन करने के बाद एम्प्लॉयर बोल देता है कि ठीक है आपके 8 लाख रुपये बन रहे, ये 8 लाख रुपये आप, या 10 लाख रुपये बन रहे, ये 10 लाख रुपये अभी लो, और आगे आपको अब 10,000 रुपये पेंशन ही मिलेगी। अब कितनी मिलेगी? 5,000 रुपये ही मिलेगी। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो 50% कराए, 80% करवाए, 60% करवाए, ठीक है ना, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब इकट्ठा करके सैलरी एक साथ पेंशन ले लेना, और अनकम्यूटेड का मतलब नहीं, मंथली ही लूँगा मैं, इकट्ठा करके नहीं लूँगा। समझो मेरी बात? आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो 2 तरह की होगी पेंशन, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। अगर अनकम्यूटेड है, यानी अनकम्यूटेड है, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ मंथली ले रहे हो पैसा, अनकम्यूटेड है, ठीक है, हर मंथली रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो, तो वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। ये बात ध्यान रखना, वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके लिए वो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर कम्यूटेड है, यानी एक साथ ले रहे हो, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी आप लोग, मैं आप लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही मानता हूँ आज से ही, या वो क्या है? अदर, नॉन गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भैया आप फुल्ली क्या हो? एग्जेम्प्ट हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक साथ पैसा अगर आप ले रहे हो, कम्यूटेड करवा के ले रहे हो, तो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अदर है तो हम 2 चीज़ें देखेंगे उसमें, वापस क्या देखेंगे? 2 चीज़ें। इफ़ पहली चीज़, क्या आपको ग्रेचुइटी रिसीव्ड हो रही है, यानी ग्रेचुइटी का पैसा मिला है आपको, और इफ़ ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड, कि ग्रेचुइटी का पैसा नहीं मिला। 2 तरीके हो सकते हैं, ग्रेचुइटी भी मिली है, पेंशन भी मिल रहा है, और किसी को सिर्फ पेंशन ही मिल रही है, ग्रेचुइटी वाला सिस्टम ही नहीं है ना। अगर ग्रेचुइटी का पैसा मिला है तो 1/3 इंटू FCP, और अगर नहीं मिला है तो 1/2 इंटू FCP। सर ये FCP क्या है? अभी बता देते हैं, आप डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं बैठा हूँ ना। फुल्ली कमिटेड पेंशन। सर ये क्या है फुल्ली कमिटेड पेंशन? आपने लिख तो दिया,
फुल्ली कमिटेड पेंशन। फुल्ली कमिटेड पेंशन का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा आया और उसने बोला कि मेरी साहब कर दो कितनी 50% कमिटेड कर दो। क्वेश्चन में दे रखा है कि 50% कमिटेड करने के बाद उसको पैसा मिला 10 लाख। कितना मिला? 10 लाख। और अभी उसकी बाद में अब ये करने से पहले उसकी वर्तमान पेंशन कितनी थी? 10,000 पर मंथ थी। कितनी थी? 10,000 पर मंथ थी। ठीक है, 50% करने के बाद उसको मिला कितना पैसा? 10 लाख। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि भैया 50% करने के बाद 10 लाख मिला है, यानी हाफ किया इसने। अगर ये फुल्ली कम्यूटेड करवा ले, क्या करवा ले? अपनी पेंशन को फुल्ली कम्यूटेड करवा ले, तो पैसा कितना बनता है इसका? तो ये 10 लाख रुपया है, डिवाइड बाई 50, ये 50% का है, तो 100 का कितना होगा? वैसे इसने बोल दिया कि यहाँ पे 70% का इसका 10 लाख है, तो बताओ 100 का कितना होगा? तो यहाँ पे कितना लिख देंगे कि 10 लाख 70 का है, तो 100 का कितना होगा? हाँ, समझ रहे हो? ईजी कैलकुलेशन के लिए 50% रखते हैं, इसको 50% रखते हैं, तो ये हो जाएगा 20 लाख। कितना हो जाएगा? जस्ट डबल। तो 1/3 यहाँ पे कितने किसका करेंगे? 20 लाख का। और 1/2 किसका करेंगे? 20 लाख का। समझो मेरी बात? एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आपको पेंशन के लिए ये बनना है कि बताइए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसने कम्यूटेड करवा ली अपनी पेंशन, कितना अमाउंट टैक्सेबल है? तो भैया आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसने अपनी पेंशन को कम्यूटेड करवा ली, तो वो क्या है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। और ये कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसने अनकम्यूटेड पेंशन है, बताइए उसका क्या है? तो ध्यान रखना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, अनकम्यूटेड हमेशा क्या रहेगी? फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। समझ लो? आई होप बात यहाँ तक आपको समझ में आई हो। मैंने कैलकुलेशन का पार्ट भी बताया आपको, और क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं आते, इसलिए अपन यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं करते, अदरवाइज़ मैं वो भी करवाते हुए चलता हूँ हमेशा के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट 7। मैंने कहा था आपको लेंदी है, अभी भी कह रहा हूँ लेंदी है, तो थोड़ा फटाफट कीजिएगा। लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या है? लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या है लीव एनकैशमेंट का मतलब? लीव एनकैशमेंट आपको समझाया था मैंने स्टार्टिंग में। लीव एनकैशमेंट जो छुट्टियों के होते हैं पैसे, छुट्टियाँ इकट्ठा हो जाती है, उसके पैसे आपको रिटायरमेंट के टाइम दिए जाते हैं। रिटायरमेंट के टाइम दिए जाते हैं। ठीक है, ग्राफ के रूप में समझा रहा हूँ, नोट्स में हालांकि ये सारी चीज़ अवेलेबल है, वापस देखिएगा। लीव एनकैशमेंट दो तरीके की बात करते हैं। अगर ये रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विसेज, अगर ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड होता है, या फिर रिसीव्ड एट रिटायरमेंट, या क्या होता है? रिसीव्ड एट। देखो ये दो तरीके के पैसे मिल सकते हैं लीव एनकैशमेंट के। सर्विस के टाइम भी मिल सकते हैं, यानी 4 साल 5 साल की सर्विस की, अभी सर्विस कंटिन्यू हो, और मैं कह रहा हूँ 5 साल की छुट्टियाँ मेरी कितनी इकट्ठा हुई कि सर आपकी 5 साल की छुट्टियों के हिसाब से 5 × 30 छुट्टियाँ होती है, तो 150 छुट्टियाँ थी, उसमें से आप 50 ले चुके हो, यानी 100 पड़ी है। तो क्या, चलो 100 के पैसे दे दो मुझे एक बार लीव एनकैशमेंट के रूप में 100 के पैसे मुझे अभी दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में समझ, ये तो आपसी म्यूचुअल कंसेंट होता है और एम्प्लॉयर दे सकता है। तो 100 छुट्टियों के पैसे ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिला है, ड्यूरिंग द सर्विस मिला है, तो ये ध्यान रखना, अगर सर्विस के दरमियान मिला है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, फुल्ली ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट के टाइम मिला है ये, यानी पहले आपने पैसा नहीं मांगा और आपने पैसा मांगा बाद में, तो ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, समझ ही गए होंगे आप बात, तो क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर अदर्स है, यानी अदर्स यानी नॉन गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन होगी वापस, और इन फॉलोइंग में से जो लीस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। नंबर 1 एक्चुअल रिसिप्ट, नंबर 2 लिमिट। ध्यान रखना सवाल ये बनेगा कि लीव एनकैशमेंट की लिमिट कितनी है, तो रुपए कितनी है? 3 लाख रुपए। जैसे ग्रेच्युटी की कितनी थी? 20 लाख, तो इसकी कितनी है? 3 लाख। फिर तो भी कैलकुलेशन आगे बता दूं मैं, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, और चौथा पार्ट क्या है हमारे सामने? लीव ड्यू, ठीक है, इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ।
अच्छा, ये लीव ड्यू का मतलब क्या हुआ? लीव ड्यू इज इक्वल टू टोटल लीव माइनस लीव टेकन। ठीक है, समझिएगा। एक्चुअल रिसिप्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल रिसिप्ट, लिमिट कितनी है 3 लाख रुपए। और तीसरा पॉइंट क्या है 10 महीनों का एवरेज सैलरी, जो लास्ट 10 महीने की उसकी एवरेज सैलरी। और चौथा पॉइंट है जितनी लीव आपकी ड्यू हो। लीव ड्यू कैसे निकलेगी? टोटल लीव, यानी जैसे 600 लीव थी और आपने ली कितनी 100, तो लीव ड्यू कितनी हो जाएगी 500, लीव ड्यू कितनी हो जाएगी 500। तो जितनी आपकी लीव ड्यू है वो, और टोटल लीव जितनी है माइनस लीव टेकन। ठीक है, ये थोड़ा सा हट गया, समझे मेरी बात? तो ये हो जाएगा लीव ड्यू आ जाएगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आएगी 500 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, 10 महीनों की एवरेज सैलरी जो निकलेगी उससे इंटू कर देंगे। इन चारों में से जो सबसे लीस्ट होगा वो अमाउंट लीव एनकेसमेंट के रूप में क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वो भी किसके लिए? जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनके लिए। गवर्नमेंट के लिए तो क्या है, फुली एग्जेम्प्ट। ध्यान रखना एमसीक्यू बनेगा, इसके ऊपर 3 लाख लिमिट है, और या फिर ये गवर्नमेंट है या फिर ये रिसीव द ड्यूरिंग द सर्विस है, तो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तरीके का इशू आई होप नहीं होना चाहिए, समझ में आई हो बात आपको। अब नेक्स्ट बात लेते चलते, पॉइंट नंबर 8 हमारे सामने, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड्स, इसके बारे में समझते हैं हम जी। प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड हम देखते हैं। मैंने आपको ये बता तो दिया था, प्रोविडेंट फंड के बेसिक्स तो आपको बता ही दिए थे मैंने कि बेसिक क्या होता है। जब एम्प्लॉयर क्या करता है, जमा कराता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, और उस पर मिलने वाला ब्याज जो क्रेडिटेड होता है उसका भी क्या ट्रीटमेंट है इनकम टैक्स के अंदर, वो हम पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो। अब उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर हम इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, फिर लिख लेते हैं हम RPF, लिखते हैं URPF, SPF, और यहाँ पे लिखते हैं PF, ये PPF क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड PF प्रोविडेंट फंड, समझ लीजिएगा, है ना। अनरिकॉग्नाइज्ड PF प्रोविडेंट फंड, स्टैच्यूटरी PF प्रोविडेंट फंड, और पब्लिक PF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, देखिएगा प्रोविडेंट फंड 4 तरीके के होते हैं हमारे सामने। एक तो होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF जिसको बोलते हैं, राइट। PPF तो आपके पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के अंदर होता है, जहाँ पे आप नॉर्मल आदमी कोई भी जाके जमा करवा सकता है। ठीक है, एक डायरी देते हैं, एक अकाउंट खुलता है PPF के अंदर, और आप हर मंथ अपनी सेविंग को वहाँ जमा करवा सकते हो। वो भी वर्किंग एज ए PF ही करता है। ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉयर का रिलेशन की जरूरत आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पे आप खुद जाते हो और जमा करवाते हो अपना, वहाँ पे एम्प्लॉयर का कोई रूल या कोई रोल नहीं होता। ठीक है, SPF होता है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है गवर्नमेंट के जितने भी खाते हैं वो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड ही कहलाते हैं, और गवर्नमेंट के जो पैसे हैं वो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर ही जमा होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के, यानी आपके भी कल उठ के स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है आम लोगों के लिए, अदर्स के लिए, या तो होता है RPF या होता है URPF। RPF का मतलब होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज इन द इनकम टैक्स एक्ट, राइट। इनकम टैक्स के अंदर ऐसे प्रोविडेंट फंड्स अकाउंट जो रिकॉग्नाइज हो किसमें, इनकम टैक्स के अंदर, और जो इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज हो उन PF के अंदर अगर आपने पैसा डाला तो हम इस प्रकार का आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और जो इनकम टैक्स और इसके अंदर या फिर इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है जो प्रोविडेंट फंड, उनको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो 4 तरीके PF आपके सामने, इन चारों तरीके PF का ट्रीटमेंट हम देखेंगे। ठीक है, नंबर 1, अब एक एक का ट्रीटमेंट देखते चलते। सबसे पहले एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे मैं बताया था 1000 रुपये ये जमा करवाएगा प्लस 1000 रुपये ये करवाएगा, तो ये तो हो गया एम्प्लॉयर ने करवाए, ये हो गया एम्प्लॉय का काट के करवाए पैसे। ठीक है, तो टोटल उसके जमा कितने हो गए 2000 रुपये। तो हम सबसे पहले बात है इसका क्या करें,
क्योंकि मैंने आपको बताया था उसकी सैलरी 10,000 नहीं होकर कितनी हो गई 11,000, और एम्प्लॉयर से जो भी मिलता है वो क्या होता है इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होता है, राइट। तो अब देखते हैं इसका क्या करें। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और वो आरपीएफ में अगर कहाँ जमा करवाया आरपीएफ में, तो ये ध्यान रखना एक्सेस ऑफ 12% पर एनम ऑफ सैलरी, ये इसको पर एनम हटा दो यहाँ से, ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। नंबर 1 ये आरपीएफ का, आरपीएफ में बोलता है अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंट्रीब्यूशन करो जितना चाहे उतना करो, सारा का सारा टैक्सेबल है, लेकिन हम 12% तक आपको क्या दे देंगे, छूट दे देंगे। यानी आपकी सैलरी का 12% तक गया, यानी आपकी 10,000 सैलरी थी उसकी, और उस सैलरी का कितना किया उसने 1,000 ही किया है, तो ये कितना हुआ उसका 10% ही हुआ, तो ये 1,000 रुपये हमारे लिए नॉन टैक्सेबल कर देंगे, तुम्हें एग्जाम दे देंगे, मजे करो फुल। लेकिन अगर 12% यानी 1200 से ज़्यादा किया तो जितना ज़्यादा किया उतना हम टैक्सेबल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1500 किया तो 300 रुपये टैक्सेबल कर देंगे। तो एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, अनरिकॉग्नाइज में नॉट टैक्सेबल, किसी प्रकार का कोई टैक्सेबल करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। एसपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरा एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉयर का टैक्सेबल, यानी गवर्नमेंट जो पैसा डाल रही है आपके लिए वो क्या है फुल्ली एग्जेम्प्ट। और पीपीएफ में नॉट एप्लीकेबल, ऐसी तरह की कोई बात होती नहीं, कि एम्प्लॉयर तो होता ही नहीं है ना पीपीएफ में। पीपीएफ में तो आप खुद होते हो, खुद जाके अपना अकाउंट खुलाते हो, एम्प्लॉयर की जरूरत क्या है। दूसरी बात आती है हमारे सामने एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। किसकी बात आती है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन यानी खुद का ओन, खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा डिडक्शन, हम आपको दे देंगे खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंदर जब मैं पढ़ाऊंगा डिडक्शन चैप्टर तो बताऊंगा 80C के अंदर डिडक्शन इसका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का पीएफ का भी मिलता है, राइट। यानी ये जो 1,000 रुपये है ना, ये 1,000 रुपये, इस 1,000 रुपये का क्या करेंगे हम, आपको डिडक्शन दे देंगे। यानी आपकी टोटल जब ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे ना आप, उसमें डिडक्शन का चैप्टर आएगा ना, तो वहाँ डिडक्शन 1,000 रुपये हम थोड़ा आपका और टैक्स टोटल इनकम में से 1,000 रुपये और कम कर देंगे, 1,000 रुपये और कम कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी आपके लिए। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट है, डिडक्शन देंगे हम 80C के अंदर। यूआरपीएफ यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, किसी प्रकार का कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। एसपीएफ है तो सेम, यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको भी डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। और पीपीएफ यानी आप अपना पैसा पीपीएफ में लगाते हो तो हम आपको वहाँ पे भी क्या देंगे, डिडक्शन देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर, समझे बात। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का होगा हर जगह डिडक्शन के रूप में होगा। अच्छा, वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट क्रेडिटेड, उसका क्या करें, उसका भी देखते हैं। यहाँ पे लिख दिया एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल। अगर पीएफ है, आरपीएफ है और उसमें आपको ब्याज मिल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ब्याज मिलेगा, हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना 9.5% पर एनम तक ही हम आपको एग्जेम्प्ट करेंगे, इसके ऊपर होते हम आपके लिए वो भी क्या कर देंगे टैक्सेबल। पर करेंगे कितना, जितना ऊपर हुआ उतना ही। जैसे फॉर एग्जांपल पीएफ के अंदर पैसा जमा हो गया उसका 1,00,000 रुपया, उस 1,00,000 पे ब्याज मिला, इंटरेस्ट, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको, 10,000, कितना मिल गया 10,000, तो 9,500 तक तो हम आपका क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे 9.5% पर एनम तक। ऊपर का जो 500 रुपये है ना, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि 9.5% तक ही क्या है, एग्जाम्प्ट। ये भी किस केस में, आरपीएफ के केस में। अच्छा, यूआरपीएफ है तो नॉट टैक्सेबल, यूआरपीएफ है तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। फुल अगर क्या है, एसपीएफ यानी गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और पीपीएफ का जो भी उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है वो भी क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो आपको ध्यान रखने वाले एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन ये है, एक तो 12%, एक 9.5% की रेट, और एक ये ध्यान रखना है एसपीएफ और पीपीएफ को आपको रटना है एक तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट है लगभग सारे, और डिडक्शन मिलेगा 80C के अंदर। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी और ये सारी चीज़ें आपके लिए दिमाग में बैठी होगी। तो पीएफ का मामला इस तरीके से और तीनों का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से जो आपको मैंने समझा दिया है। ओके, चले आगे। नाइन्थ बोलता है रिट्रेचमेंट, सवाल आ रखा है इसके ऊपर, रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन के ऊपर। कुछ नहीं है रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन। रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन का मतलब जब छटनी करते ना, छटनी, यही ना छटनी, जब छटनी करते ना किसमें,
कंपनीज़ के अंदर या कहीं पे भी छटनी का मतलब होता है रिट्रेचमेंट, निकाला जाता है जब एम्प्लॉयज़ को रिट्रेच किया जाता है, अलग किया जाता है, तब बोलते हैं कि भाई उस समय एक कंपेंसेशन देते हैं कि भाई क्योंकि आपको अब नौकरी से निकाला जा रहा है या नौकरी छोड़ी जा रही है या किसी भी कारण लॉस में है या फाइनेंशियल क्राइसिस है या किसी भी प्रकार है, ठीक है, तो उस समय जब निकाला जाता है तो उनको कंपेंसेट किया जाता है, उनको कंपेंसेशन दिया जाता है कि भाई आप जा रहे हो तो आपको ये पकड़ो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये से दिया जाता है ताकि आगे आपको नौकरी ढूंढने में और घर बार चलाने में थोड़ी आसानी हो, और एकदम से हम आपको निकाल रहे हो तो इसके लिए आपको कंपेंसेट पैसा दिया जाता है, राइट। तो रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन अगर पहले मैंने कहा था एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलेगा, एम्प्लॉयर से वो सारा टैक्सेबल होगा, चाहे वो रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन ही क्यों ना हो। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे देते थे एग्जाम्पल दे देते तो कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनमें से जो सबसे होगा वो क्या होगा, विल बी एग्जाम्प्ट, वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट कर देंगे हम, उसमें थोड़ी सी छूट आपको दे देंगे। ये सब सेक्शन 10 दे रहा है छूट, ध्यान रखना है ना। नंबर 1 एक्चुअल रिसिप्ट, नंबर 2 इसकी लिमिट है, ये सारे लिमिट के लिए क्वेश्चन बनेंगे इनके। 5 लाख की लिमिट कितनी है रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन की, 5 लाख की। और नंबर 3 है 15 डे एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, ध्यान रखना। यानी हम आपको एग्जाम्पल दे देंगे, इनमें से जो सबसे कम होगा वो सबसे पहले एक्चुअल रिसिप्ट, जितना रिसिप्ट हुआ वो लिमिट है 5 लाख की, और तीसरा 15 डे की जो एवरेज पे है, 15 दिन का एवरेज पे ले लेंगे, उसको इंटू कर देंगे जो कितने साल आपने नौकरी कर ली, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। ध्यान रखने लिए एमसीक्यू बनेगा किसके ऊपर, 5 लाख के ऊपर, किसके ऊपर बनेगा, 5 लाख के ऊपर, ठीक है। ऐसे कैसा 10वां है, 10वां है आपके सामने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। आपको पता है वीआरएस लेते लोग, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत क्या करते हैं, वॉलंटरी स्व इच्छा से क्या होता है रिटायर हो जाते हैं, तो उस रिटायरमेंट के टाइम भी उनको पैसा दिया जाता है। हालांकि पूरा रिटायरमेंट जितना हो जाए उतना पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन कंपेंसेट उनको भी किया जाता है, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, लेकिन हम उसमें से भी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट हम क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला एक्चुअल रिसिप्ट, जितना मिला वो पैसा। नंबर 2 लिमिट, जो याद रखने लायक है, सेम उसकी और इसकी लिमिट सेम है 5 लाख। और नंबर 3 है 3 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ये सब इनकम टैक्स के कैलकुलेशन स्कीम निकाल रखी है कि 3 महीने की सैलरी, जो लास्ट 3 महीने की सैलरी वो, और उसका एवरेज निकल जाएगा, और जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज है वो अमाउंट आ जाएगा। और चौथा क्या है, चौथा कैलकुलेशन निकाला हुआ है लास्ट ड्रॉन सैलरी, रिटायरमेंट से पहले जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, इनटू रिमेनिंग मंथ्स, ईयर नहीं है, मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट, जितनी भी महीने की सर्विसेज बाकी थी उसको इंटू करके लास्ट ड्रॉन सैलरी से कर लेंगे। तो इन चारों में से जो सबसे लीस्ट होगा, जो सबसे लोअर होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना, मैंने इस बार अच्छी लिखी है ना, कार्ड शीट थोड़ी कम रखी है मैंने इस तरीके से, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करते हुए चलूँगा, ठीक है। यहाँ तक अलाउंसेस सारे खत्म, 10 प्रकार के अलाउंसेस हमने पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है, 10 पढ़ लिए तो आपको सैलरी में किसी प्रकार की कोई कमी या कोई तरीके की कोई परेशानी होने की होगी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 10 मिनट का हो रहा है, पढ़ लेते हैं। परक्यूजिट्स, क्या रहा है, परक्यूजिट्स। अब कुछ परक्यूजिट्स पढ़ लेते हैं, 1-2 प्रकार के परक्यूजिट्स है, जिसको हम अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो फैसिलिटीज़ हम क्या कहलाएंगे, उसको कहेंगे हम परक्यूजिट्स कहेंगे। हिंदी मीडियम वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, परक्यूजिट का मतलब सिंपल समझो, जो व्यवस्था, जो फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर दे रहा है वो एम्प्लॉयर फैसिलिटीज़ हमको करना है क्या, उसका हमें करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकलेगी तभी तो हम उसको क्या करेंगे, सैलरी के अंदर ऐड कर पाएंगे, जितनी सैलरी आपकी होगी उसके अंदर ऐड कर पाएंगे, और वही तो हम उसको टैक्सेबल कर पाएंगे, समझ रहे मेरी बात। तो इस वैल्यू, उस फैसिलिटी की वैल्यू निकालने के कैलकुलेशन हमें करना है कि भैया अगर फ्री में हाउस दिया है रहने के लिए तो उस हाउस का मार्केट वैल्यू क्या है, या वो हाउस अगर वो खुद लेने जाता तो क्या किराया पड़ता, उसका जितना पड़ेगा उतना क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स हो जाएगा, समझो मेरी बात। वैसे कार दी, अगर उसने कंपनी ने कार आने जाने के लिए दी है, अगर ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर
पार्शियल यूज़ कर रहा है, पार्शियल यानी घर के लिए भी कर रहा है, सब्जियां भी लेके आ रहा है और ये भी काम कर रहा है ऑफिस का भी, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। अगर खुद कार लाता तो उसको कितनी पड़ती, उतनी की उतनी वैल्यूशन उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक फिक्स फॉर्मेट है, एक फिक्स तरीके है इनकम टैक्स के अंदर इनकी वैल्यू निकालने के, इनके तरीके निकालने के लिए वो पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, यानी कई कंपनियों में आपने सुना होगा ना कि क्वार्टर्स मिलते हैं या रहने के लिए घर देते हैं, वो है ना, कंपनी वाले खुद देते हैं अपनी तरफ से क्वार्टर, घर, बंगलो, राइट। ठीक है, तो जब इस तरीके से घर, बंगलो और ये दिए जाते हैं तो उनकी हम क्या करते हैं, ये फैसिलिटी, और फैसिलिटी को भी सैलरी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर इसको भी जोड़ के चला जाता है। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ा नहीं जाता। ये भी माना जाता है कि अगर कंपनी नहीं देती तो आप कहीं और से लेते, है ना, तो कहीं और से लेते तो आपके पैसे लगते, तो वो पैसे कंपनी ने बचाए तो एक तरीके से आपको सैलरी के रूप में वो भी तो फ़ायदा दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स में वो सैलरी, वो अमाउंट भी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू हम लेंगे लाइसेंस फीस। क्या लेंगे, लाइसेंस फ़ी, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जितने भी बंगलो और क्वार्टर्स है उनके लाइसेंस फ़ी तय कर रखी है गवर्नमेंट ने खुद ने, तो लाइसेंस फ़ी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को ऐड करते हुए जाएंगे। तो लाइसेंस फ़ी दे रखी है। ठीक है, बात आती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो अदर्स है, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका क्या करें, तो उनका सीधा सिस्टम है, उनमें हम एक चीज़ देखेंगे, नंबर 1 ये चीज़ देखेंगे कि भाई वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपको रहने के लिए दी है वो ओन्ड बाय, अगर एम्प्लॉयर खुद की है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर वो एम्प्लॉयर की है तो हम कैसे देखेंगे, तो हम वैल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो हम वैल्यूशन निकालेंगे फिर टेबल में। ठीक है, हम देखेंगे पॉपुलेशन, क्या देखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ लोकेशन, जिस लोकेशन पे प्रॉपर्टी है उसकी पॉपुलेशन देखेंगे उस लोकेशन की, और यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अगर 10 लाख तक पॉपुलेशन है, कितनी, 10 लाख तक, अगर 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी हम उसकी वैल्यू मानेंगे। अगर वो पॉपुलेशन 10 लाख से 15 लाख तक है, सॉरी 25 लाख, कितनी, 10 से 25 लाख तक है, तो ये वैल्यू हम उसको कितने जाएंगे, 10% ऑफ सैलरी मान लेंगे। और अबाउ 25 लैक्स हो गई, अबाउ 25 लाख होगी तो 15% ऑफ सैलरी हम क्या मान लेंगे, उसकी क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मान लेंगे। समझे मेरी बात, आई होप यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। सैलरी का 15% हम उसकी मान लेंगे। तो याद आपको ये करनी है, ये रेटें याद करनी है आपको। 10 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 से 25 लाख है तो 10%, और 25 से अबाउ है तो 15% ऑफ सैलरी उसकी क्या मान लेंगे। ये तो कब, जब प्रॉपर्टी ओन बाई है। अब उसकी वैल्यूशन नहीं निकाल पा रहे तो अपने सीधा एक सिस्टम निकाल दिया, क्योंकि खुद की है, खुद की तो वैल्यूशन क्या निकालेंगे। लेकिन अगर वो खुद हायर पे ला रहा है, क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, हायर्ड या लीज्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर खुद लीज और हायर पे करके फिर अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है, तो जितना एक्चुअल रेंट, जितना वो रेंट, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना पे किया वो अमाउंट, और 15% ऑफ सैलरी यानी 15% ऑफ सैलरी, ये अमाउंट, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ये जो हो जाएगा वो हम उसका मान लेंगे, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मान लेंगे। यानी एक्चुअल रेंट जो पे कर रहा है वो, या 15% ऑफ सैलरी, यानी ये ध्यान रखना, हमें ये रखना है कि 15% ऑफ सैलरी से ज़्यादा हम रेंट पे नहीं करेंगे या वैल्यू उसकी नहीं मानेंगे। ठीक है, अब एम्प्लॉयर का तो क्या भरोसा, बंगला ले ले कहीं जाकर, और उसकी सैलरी अगर रेंट वो खुद पे कर रहा है लाख रुपये, तो बेचारे उसकी सैलरी 50,000 है, वो लाख रुपये तो इसमें आ जाएगी वैल्यूशन, तो वो क्या करेगा, समझे मेरी बात। तो 15% ऑफ सैलरी से ज़्यादा हम उसको नहीं मानेंगे। और तीसरी बात, इफ़ अकोमोडेशन इज इन होटल, अगर होटल में रोका हुआ है, भाई बड़ा आदमी है, कोई होटल में रोका हुआ है किसी को, तो ध्यान रखना, सीधी सीधी बात है, 24% ऑफ सैलरी, इससे ज़्यादा हम क्या नहीं मानेंगे, उसकी क्या नहीं मानेंगे, एक्चुअल, ये तो ऐसे समझ लो, इसको ऐसे कर लो, एक्चुअल पेड
और 24% ऑफ सैलरी। यहाँ पे देखना है चॉइस % ऑफ सैलरी से ज़्यादा नहीं मांगे और एक्चुअल पेड जितना पे किया वो, या चॉइस विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो सबसे कम होगा वो। ठीक है, समझो मेरी बात। तो 3 तरीके हो गया वैल्यू निकालने के लिए। प्रॉपर्टी अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया 3 तरीके से प्रॉपर्टी निकल सकती है, या तो वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो, या एम्प्लॉयर हायर लीज पे हो तो, और अकोमोडेशन इन होटल हो। ठीक है, तो इस तरीके से अकोमोडेशन होटल रहेगा तो चॉइस % रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो हुआ एक परक्यूजिट, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स बाय एम्प्लॉय। अब कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं ना वो मूवेबल एसेट को यूज़ करते हैं। मूवेबल एसेट्स में क्या होता है, कुछ नहीं है जी, ये लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर्स हो गए, है ना, तो ये सब क्या हो गया, मूवेबल एसेट हो गया। तो इनको यूज़ करेगा तो उसकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होगी वो हमें कैलकुलेटिंग है। तो ध्यान रखना, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करता है तो कभी भी क्या होगी, नील होगी, यानी सिंपल सी बात करो तो वो हमेशा क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। यानी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट फैसिलिटी में लैपटॉप और कंप्यूटर हमेशा क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, फ्री होंगे, उसको एग्जाम उसकी टैक्सेबल नहीं होंगे। लेकिन उसके अलावा अदर्स कोई हो गया, अदर्स हो गया जैसे मोबाइल हो गया या किसी तरह की और कोई हो गई चीज़ें, है ना, क्या बोले, कंपनी की मोटरसाइकिल हो गई या कोई फर्नीचर हो गया, है ना, किसी प्रकार का, तो सीधे सीधे हमें क्या उसकी रेट क्या रखनी है, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट। जो भी उसकी कॉस्ट होगी उसका 10% पर एनम क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्नीचर यूज़ कर रहा है 1 लाख की उसकी कॉस्ट है तो उसका 10% कितना हो गया, 10,000 रुपये आपको हर साल उस आपको क्या हो जाएगा, आपकी फैसिलिटी का माना जाएगा और आपकी सैलरी में 10,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, 10,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। बस सवाल ये बन सकता है इस तरीके का कि लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो क्या वो परक्यूजिट टैक्सेबल है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है वो टैक्सेबल नहीं है, और अदर कोई हो तो 10%। ठीक है, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से एक तो ये रेट वाला बन सकता है, तीनों के तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं रेट पर, है ना, 15% चॉइस %। होटल पे होगा तो चॉइस % है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है ना। चलो तीसरा हमारे सामने आता है मोटर कार। क्या आ जाती है, मोटर कार। तो मोटर कार जैसे कंपनी ने अपनी मोटर कार दे रखी है, किसको, एम्प्लॉय को दे रखी है काम करने के लिए, अगर वो ऑफिशियल यूज़ के लिए है, किसके लिए, ऑफिशियल की यूज़ के लिए, तो ध्यान रखना फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ऑफिस यूज़ के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, सीधी सी बात है, कोई खुद के काम के लिए तो जा नहीं रहा है, कंपनी के काम के लिए जा रहा है, तो उसमें कोई टैक्सेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अब पार्शियल यूज़ है जिसको हम क्या कह सकते हैं, कॉम्बाइंड यूज़। क्या कहते हैं, कॉम्बाइंड यूज़, यानी ऑफिस प्लस पर्सनल, इसको बोल सकते हैं ऑफिस यूज़ प्लस पर्सनल यूज़। तो हमारे लिए दिक्कत की समस्या, यानी समस्या हमारे लिए सामने से खड़ी हो जाती है कि अब इसको अलग अलग कैसे करें और उसकी टैक्सेबल क्या करें। यानी सब्जियां भी ला रहा है, वाइफ को भी घुमा रहा है, चौपाटी भी जा रहा है और कंपनी के 1-2 डॉक्यूमेंट भी ला रहा है। ठीक है, तो कैसे करें, तो उसके लिए सीधा सा सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं। कार हमारे सामने 2 तरह की कार होती है, एक तो होती है स्मॉल कार आएगी, एक होगी बिग कार। एक तो होगी स्मॉल कार, एक होगी बिग कार। स्मॉल कार यानी जिसका कैपेसिटी यानी कम क्या हो जाएगी, सीसी, जो कैपेसिटी होती है ना इंजन की या ऐसे, जो इंजन है हमारा, इंजन का सीसी कितना है, 1.6 लीटर से लोअर है। क्या है, लोअर, और 1.6 लीटर से अपर है। अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा उसका है तो बड़ी कार होगी, और 1.6 लीटर से कम है इंजन कैपेसिटी तो होगी स्मॉल कार। ठीक है, तो क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक तरह की कि अगर ओन्ड कार ओन्ड बाय नंबर 1 और एक्सपेंसेस मीट बाय, कार किसकी है और उसके खर्चे कौन मीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, और उसके खर्चे भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ध्यान रखना 1800 रुपये और यहाँ पे कितने 2400 रुपये क्या है हमारे लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। कितने, उसकी वैल्यू हम कितनी मानेंगे, 1800 रुपये और 2400 रुपये पर मंथ है ये सब, है ना। ठीक है, पर मंथ, कितने, पर मंथ, प्लस 900 रुपये पर मंथ, और यहाँ पे भी प्लस 900 रुपये पर मंथ का ही के। यह है कि इफ़ ड्राइवर, क्या है, इफ़ ड्राइवर, यानी अगर ड्राइवर भी दिया है उसके साथ
तो 900 रुपये उसके भी ऐड होंगे और वो फैसिलिटी के भी पैसे 900 रुपये ऐड होंगे, यानी 1800 रुपये और 2400 रुपये याद रखने हैं आपको। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है और उसका खर्चे भी मेंटेनेंस के कौन वहन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, और छोटी गाड़ी है तो 1800 और बड़ी गाड़ी है तो 2400, और बाकी 900 रुपये तो फिक्स है। ड्राइवर के अगर क्वेश्चन में दे रखा है ड्राइवर भी ऐड है तो 900 रुपये उसके भी ऐड कर दो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर गाड़ी है किसकी, एम्प्लॉयर की, लेकिन खर्चे कौन मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, यानी खुद के तेल वेल पानी वानी वो भरवा रहा है, लेकिन गाड़ी उसकी है, तो ध्यान रखना 600 रुपये हो जाएंगे ये पर मंथ, और 900 रुपये हो जाएंगे पर मंथ ये, प्लस 900 रुपये पर मंथ प्लस 900 रुपये पर मंथ किसके, अगर ड्राइवर हुआ तो ये दोनों पैसे किसके, 900 रुपये ड्राइवर, यानी ड्राइवर को तो फिक्स है 900 रुपये, यानी गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चे एम्प्लॉयर के तो 1800 और 2400, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चे एम्प्लॉय के तो 600 और 900 रुपये, ये याद रखना है। ये क्या मान लिया, ये वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मान ली जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मान ली जाएगी। समझे बात यहाँ तक? तो मोटर कार का भी सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे सामने है डिडक्शंस। डिडक्शंस, सैलरी के अंदर कुछ डिडक्शंस है। नंबर 1 डिडक्शन है जो याद रखने लायक यही है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन और कहाँ आया था भैया, सर हाउस प्रॉपर्टी में आया था सर, इतने भी बुद्धू नहीं है हम सर, हमें याद है, ठीक है। तो सैलरी का डिडक्शन कितना है, फिक्स्ड है 50,000, कितना 50,000 सैलरी का डिडक्शन, यानी जितनी भी सैलरी आपकी टैक्सेबल सैलरी बनेगी, चाहे वो 4.5 लाख रुपए बनी है तो उसमें से 50,000 रुपये लेस कर दो, यानी आपकी टैक्सेबल सैलरी कितनी मानी जाएगी, 4 लाख। कोई नियम कायदा कुछ नहीं है इसमें, सीधे सीधे 50,000 हर किसी को छूट दे दी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। दूसरा डिडक्शन है हमारे सामने एंटरटेनमेंट डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है, जिसमें हमें डिडक्शन मिलता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको मिलता है, ये मिलेगा ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है ये डिडक्शन, और किसी के लिए नहीं है। पहली बात, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है और बेचारा बाहर वालों को किसी को मिलता नहीं, तो उस अलाउंस का डिडक्शन भी इन्हीं को मिलेगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना हो जाएगा, ऐसे तो सारा का सारा टैक्सेबल है, लेकिन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नंबर 1 एक्चुअल रिसिप्ट, नंबर 2 ₹5,000, ये ध्यान रखना, ये सवाल आएगा कि कितनी लिमिट है इसकी, 5,000 रुपये, और नंबर 5 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, यानी सैलरी का 1/5। इन तीनों में से जो सबसे लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझो मेरी बात, आई होप ये बात समझ आएगी। यानी डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन याद रखना 50,000 है। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, कि अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल रिसिप्ट, नंबर 2 5,000 रुपये, या नंबर 3 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका सैलरी हेड ख़त्म, ठीक है। आई होप ये बातें समझ में आई होगी, सारी की सारी बातें। और 10 अलाउंसेस पढ़े हमने, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा, वेजेस इसकी मीनिंग क्या है सैलरी की वो पढ़ा, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी। अलाउंसेस पढ़े, भत्ते पढ़े, भत्ते में सबसे पहले एचआरए पढ़ा, एचआरए में एचआरए की लिमिट है जो आपको याद रखनी है। नंबर 2 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस पढ़ा 100 रुपये वाला, हॉस्टल अलाउंसेस 300 रुपये वाला, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 3200 रुपये, ग्रेचुटी पढ़ी 5वें नंबर पे जिसमें हमने सारा अलग अलग करके चीज़ें पढ़ी। उसके अलावा पेंशन, उसके अलावा लीव एनकेशमेंट, यानी मोटा मोटी 3 चीज़ें हैं, एचआरए है, ग्रेचुटी है, पेंशन है, लीव एनकेशमेंट है, पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, रिट्रेचमेंट, वॉलंटियर, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, इनकी लिमिट्स याद रखनी है कुल मिलाकर तो, ठीक है। सारी सैलरी को मैंने तोड़कर एक छोटे से भाग में आपके सामने प्रस्तुत किया है, एक थाली में सजा कर प्रस्तुत किया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपके सामने मैंने रखा है, और आई होप मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और ये करके आपके सामने रखा है ताकि ये चीज़ें पढ़ के चले जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा 95% तक आपका क्या हो जाएगा सैलरी हेड के अंदर। 5% अपन एरर लेके चलते हैं, 5% किसी और से सवाल आ जाए तो बात अलग है, 95% MCQ इसके अंदर से ही आएगा। परक्यूजिट्स हो गए, रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ लिया हमने, उसमें मूवेबल असेट्स के बारे में पढ़ लिया, लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं एग्जाम्प्ट होंगे, मोटर कार के बारे में पढ़ लिया 1800, 2400, 600, 900, डिडक्शन के बारे में पढ़ लिया हमने 50,000, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। आई होप ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रहेगी।
कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी अटेंडेंस 101% अपनी अटेंडेंस दीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। और जितने आप वीडियोस देख रहे हो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर एक बार चाहे हाई लिख के भी कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चे ऐसे अटेंडेंस अपनी देते हैं कि भाई हम हैं सर, हम आपके वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, मैं और ज़्यादा मुझे पैशनेट होता हूँ और मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट होकर ज़्यादा काम करता हूँ और अगला वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।